अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन सीधा आपको लिए चलते हैं एक दिन की शहनशाहत वाले निज़ाम सक्का के दरबार में। राबजीर बेटा जी बादशाह सलामत, हजूर का इकबाल बुलंद हो। रा बेटे तस्लीमात को दफा कर, ठंड बहुत है। बाहर जाके देख, अगर दरबार में को गाहक आया हुआ तो जल्दी से अंदर लेके आ, भुगत के घर जाने वाली बात करे। गाहक भुगत आ गए, आप बादशाह सलामत हैं, कोई बट चने वाले नहीं। बेटा इस वक्त तो बट चने वाले बादशाह से ज्यादा अच्छे हैं। राउत रंगीठी के पास निग्गे होके बैठे होंगे। पूरे तो बड़ी ठंड है भाई। नहीं, ठंड तो वाकई बहुत है। अभी मैं दरबार के शटर उठा रमेडी था, मैंने अपने साले को बुलाया था, यहाँ का ठंडे शटर उठा के जा। लगा रहा था कि मुझे तुम पे बहुत गर्मी है, इधर आके ठंडे शटर उठा, तेरी गर्मी निकले। अब्बा हजूर, इस सर्दी का एक हल है मेरे पास। तू ही बता सकता है बेटा, तेरा जिस्म भी माशाअल्लाह पाथियां जलाने वाली अंगीठी जैसा है। अब्बा जी, हल ये है कि इस किले का जो मेन दरवाजा उसको आग लगा दे, सब गर्म हो जाएंगे। माथा चूम लू तेरा, मगर ठंड बहुत है। रा बेटे जी लगा दे मेन दरवाजे को आग। ना हजूर, मेन दरवाजा दियार का बना हुआ है, बहुत महंगा है। इस वजीर के आसपास पराली लगा के आग लगा देते हैं। राबजीर माचिस तीली जी बादशाह सलामत। कर पराली कट्ठी इसके इर्द गिर्द और लगा आग। रहम रहम आलम पना, बेटा ठंड बहुत है। ठंड का एक हल है मेरे पास। क्या? काले तितर मंगवाएं, आपको यखनी पिलाते हैं। राबजीर जी बादशाह सलामत। ओ बेटा काले तितर को फोन करके बुलवा ले जल्दी से। जी हाँ बेटा, तैं तो फोन ही करेगा तो फौरन आ जाएगा। आलम पना, ये फोन ना भी करे, छत पर जाकर करे तो तितर आ जाएंगे। अब बेटा जो यो कह रहा, जाके कर छत पे जाके। बादशाह सलामत की मनीर राजवाड़ियां गल्लां करन रहे हो। तुसी बादशाह हो, वो तो 5 किलो तली मछली मंगाओ, सर्दी भी दूर हो जाएगी तो मजा भी आ जाएगा। अरे बेटा क्या फायदा होगा 5 किलो मछली लाने का? यो मेरा वजीर दरिया में खड़ा होके एक दफा सांस ले, इसकी एक नास में 5 किलो मछली घुस जाती है। चले शहनशाह मौज़म, मुझे ये बताइए कि आपके वजीर यहाँ पर तली हुई मछलियाँ खाने आए हैं या अवाम के मसाइल हल करने आए हैं? अरे पहले हल मसाइल ही करने के लिए आते हैं, जब आ जाए तो फिर मछलियां ही खाते हैं। आपको पता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका 70% हिस्सा जो है वो दही इलाकों में रहता है, काश्तकारी से वाबस्ता है, और आजकल वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ा सा एहसास है आपको? नहीं, क्या हुआ क्या उनको? बेचारे अपना आलू और मटर जो आप शौक से खा रहे हैं 5 रुपए और 10 रुपए किलो पर बेचने पर मजबूर हैं। क्या मत बढ़, जरा खुल के बता। और ये बहू जी क्या बताएंगे बादशाह सलामत, मैं बताता हूँ आपको। मर गई है बादशाह सलामत। ठीक है, उधर खड़े हो जा। बादशाह सलामत इधर मैं खिलौना। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं उधर नीचे बैठ जाता हूँ, आ जाओ। हर आदमी सोखा ही आता है बाहर से। रईस वजीर का बातें कर रहा है, ये सबसे ज्यादा सीनियर वजीर है। उरे अभी दरबार बनाने के लिए जब ईंटें सटवाई थी ना, उस वक्त इसको रखा था वजीर, बल्कि ईंटों वाली ट्राली के साथ ही आया था ये। मैंने कहा कहाँ ईंटों वाली ट्राली पे खज्जल हो रहा, और वजीर लग जा। यो फिर वजीर लग गया था, साइन कर गया था नौकरी, मगर दरबार बनने तक दरबार के सामने ही बैठ के स्वांजरे की मूलियां बेचता था। बादशाह सलामत, इसकी फरियाद सुने, मेरी स्वाने हयात फिर कभी से। वो स्वाने हयात नहीं बेटा, स्वांजरे हयात की बात कर रहा हूँ। जो सबसे कीमती आदमी है मेरा, यो देख मलका के कंधे के साथ खड़ा, अपना जोर मैंने नीचे बैठाया हुआ। मैं कोई चोरी के केस में नहीं पकड़ा हुआ, अब्बा जी की खिदमत कर रहा हूँ। और यो सिर्फ वजीर ही नहीं है, मेरे बेटे का दूर से मामू भी लगता है। ये तो नजदीक से लगने लगा था, मलका गुस्सा कर गया। उन्होंने कहा जो भी लगना है दूर से रह के लगे। दिल्ली शहर मारा मारो मामू जो घूमियो रघुमियो बेटा मैं सच कह रहा हूँ। अब्बा हुजूर, हमारी जिंदगी में इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपा के रखा? बेटा ये बात है इतनी जज्बाती होने वाली, क्या जरूरत है आगा तालश बनने की? सिंपल सी बात है, तेरा दूर का मामू लगता है, जोड़ दे इस बात को। खबरदार को बकबक की तो रा बता क्या तकलीफ है तन्ने? मेरे गुर्दे खराब ने।
बेटा मैं निजाम सक्का हूँ, डॉक्टर आजाजमंद नहीं हूँ। और जनाब मैं काश्तकार हूँ। मैं कब कह रहा हूँ तय बेकार है। मसला बता क्या है काश्तकार का आजकल? आलमपना मंडी में आलू 5 रुपए किलो बिक रहे हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है। आगे भी तो सुन ले आलमपना, हम काश्तकारों को आलू खेत में 20 रुपए किलो भरते हैं और ये मंडी वाले 5 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो तय ना बीज अगर 20 रुपए किलो पड़ता है तो सस्ता खरीद मंडी से जाके 5 रुपए किलो। शहंशाह मंडी में काश्तकार आलू नहीं देगा तो कौन देगा? हाँ यो बात तन्ने मुन्ने क्यों नहीं बताई है? ये बात मैंने बताई है, इसने बतानी है वजीर ने। पास बैठा हुआ बड़ा शौक है तन्ने शहजादा कलबाड़े का। बाप को इतना नहीं बता सकता, वो बीजेगा बेचारा तो उधर बिकेगा ना। यो देख बहू आदमी वो बता रहा बहू बात सुन जी, तैं इधर बात सा लग जा, मन्ने अंकर लगा दे, अंकर तो जाहल भी चल जाता। शहंशाह खुदा का खौफ करे, मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा। यो मैं नहीं कह रहा, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, माफी भी मांग लेता हूँ, हाथ भी जोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो टेम्परेरी बादशाह हूँ, पूरे तो मुस्तकिल वजीर हाथ जोड़ते फिरते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, वैसे कह रहा हूँ तैं अक्लमंद बंदा है, तैं बादशाह लग जा। शहंशाह आप जैसे लोगों की नजर मीडिया को लग गई पहले। आलमपना सिर्फ आलू ही नहीं, सब सब्जियों का यही हाल है। ये जो मटर है ये 10 रुपए किलो मंडी में बेच रहे हैं, ये हमें हमारी पैली में 25 रुपए किलो पड़ते हैं। तैं मैंने लग रहा बेवकूफ बना रहा, यो कैसे हो सकता है? जो चीज उधर 25 रुपए की पड़ रही है उधर कैसे 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकेगी? उधर अगर 10 रुपए किलो बिक रही है तो उधर 25 रुपए किलो क्यों पड़ रही है? शहंशाह मौसम पहली बात तो ये है कि आप डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करें। दूसरी बात यह कि इन गरीबों के मसाइल हल करें। पेस्टिसाइड की कीमतों में 20% इजाफा हो चुका है, खाद की कीमत में 30% इजाफा हो गया है। हाँ, अरे अब क्यों नहीं तय कर रहा? वो दिल्ली से गागरो रो यो तो बड़ा कम खराब है भाई जी। हमारी सल्तनत के अंदर यो जुल्म हो रहा, बहुत बुरी बात है। 70% आबादी हमारी बेचारी यो ही काम करे है, और अगर उनको काम का इतना फर्क नजर आएगा तो वो खुद कैसे खाएं पिएंगे? यो तो ठीक है, बाकी 30% जो लोग हैं उरे बैठे हुए उनको सब्जी सस्ती मिल रही है, मगर कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वो को डिमांड का जो सप्लाई होती है वो क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट किया जाए। कैसे? डिमांड एंड सप्लाई, तलब और रसद को। लो पहले वाला नहीं था याद हो रहा उरे, और वो कह रहा है। क्यों ऐसी बातें करता है जो बात सबको याद नहीं होती? शहंशाह मौसम जब तक आपको मसला समझ नहीं आएगा आप मसले को हल कैसे करेंगे? मसला है क्या, जरा शुरू से समझाओ। इन मसले में दे डू माया हिक सब्जी ते डू जा तू माया वे हिक सब्जी। अरे अपने बालद को मसला कह रहा, कुछ शर्म कर, कुछ हजा कर। बालदा तेरी पास बैठी हुई है, वो नहीं अगर गर्मी खा रही तो तैं ही कुछ हया कर। मसला कह रहा थारे खामद को, तुम्हारा खामद तुम्हारे छोरों को मार मार के हलाक कर देगा। शहंशाह मौसम ये जिन वजीरों और मुशीरों को आप लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं ना, इनसे मसले को समझे और मसले का हल भी इनसे पूछे। और 2500 रुपए की बोरी सी जी पहले खाद थी, हुन वधी 4100 रुपए की हो गई है। 1 मिनट ठहर जा, तैं चुप कर जा। उन्होंने पढ़ा लिखे आदमी है, सही मशवरा दिया, अपने वजीरों से मशवरा कर पूछे इनसे। तैं बता वजीरे खुराक आलू बिक रहा 5 रुपए किलो, खेत में पड़ रहा 25 रुपए किलो, कैसे बैलेंस करें इसको? बड़ा आसान हल है बादशाह सलामत। जे सादा आलू सस्ता बिक रहा है तो ना बेचन, आलू वाले पराठे ला के बेचन। ये देखा, हर वजीर क्राइसिस में भी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में होता है। तो फिक्र न कर, इसने अपना उल्लू सीधा किया, तैं तलवार सीधी कर ले। जी बादशाह उतार दे इसकी गर्दन, जो अपना उल्लू सीधा करे उसके ऊपर तलवार सीधी कर ले। बादशाह सलामत, ये गर्दन नहीं, ये तो हंटर बीफ है। ये उतरेगी नहीं, इसके स्लाइस होंगे। ये तो मामला बड़ा अजीब सा हो गया, इसका क्या हल होना चाहिए? मैं बताती हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है। तेरा दिमाग काम कर रहा, तेरा बेटा नहीं काम कर रहा। अरे मेरी बात सुन निजाम,
हम ना ये जितना भी आलू बिक रहा है ना सस्ता लेके सरकारी गोदामों में स्टोर कर लेते हैं। हाँ, जब महंगा होगा ना तो हम अपने सरकारी गोदामों से निकाल के महंगा आलू बेचेंगे। किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में हुक्मरान और उनके अहले खाना अपने फायदे सोचने शुरू कर देते हैं। ना भाई, हमें कोई जरूरत नहीं अपना को फायदा सोचने की, अपना उल्लू सीधा करने की। अगर ज्यादा जो आ गया मंडी में माल इसीलिए सस्ता हो गया ना, तो फिर ठीक है, इसको फिर छटोर कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और हल है तो तय बता दे भाई। हल यही है कि आपके पास एक महकमा है जिसको महकमा ज़राअत कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भारी तनख्वाहों पे आपने एक्सपर्ट्स बिठा रखे हैं। उन एक्सपर्ट्स का फर्ज बनता है कि वो काश्तकारों को गाइड करें, बल्कि पाबंद करें कि इन इलाकों में इन मौसमों में। तो बात तो समझ में आ रही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता इसका। अब्बा जी, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका हल मेरे दिमाग में है। रहते हैं क्या बताएगा अनपढ़ छोरा। बेशक अब्बा जी, मैं आपका बेटा हूं, मगर हूं तो आपसे 1.5 साल बड़ा। बता क्या हल है इसका। दिल्ली शहर हमारा मारो गागरो जो घूम्यो रा घूम्यो रा घूम्यो रा घूम्यो। वजीर जी बादशाह सलामत। ये गर्दन उतारने वाली तलवार छोड़, गर्दन घुमाने वाली तलवार निकाल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अंदाजा करो कि 1990 में वतन अजीज में लाइब्रेरीज की तादाद, कुल लाइब्रेरीज की तादाद 1990 में, उस वक्त भी देख लो कितने का, 1500 के लगभग थी। आज पूरे मुल्क में लाइब्रेरीज की तादाद 650 है, और इनमें तालीमी इदारों की लाइब्रेरी, मेरा ख्याल जो 600-650 में से 90% तो तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज होंगी। गोगा जी, इससे पहले कि हम आज का अलमिया बयान करें, एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे मुझे अपने बात करने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी। जरा जानने की कोशिश करें ये क्या आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ये देखें। नहीं, ये जो आपको दिखा रहे हैं गोगा जी हो ना हो ये गोश्त काटने वाली देखो लगता है पुराने जमाने का वेलना है। ये मैक्सिको की लाइब्रेरी में पड़ी हुई एक इजाद है जो 300 साल पुरानी है। अच्छा। एक मुहक्किक या रिसर्चर बेयक वक्त 7 किताबें एक ही वक्त में सामने खोल के काम कर सकता है, तहकीक कर सकता है, मुताला कर सकता है 7 किताबों। ये तस्वीर देख के मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये एक कौम के मजबूई मिजाज की अक्कासी करती हैं ऐसी चीज़ें। हमने देखो क्या इजाद की है, हड्डी में से मिख निकालने का स्पेशल चम्मच। देखे ना, और वो हमें नजर आता है ना। ये भी एक यार हुनर हाँ, है। हुनर है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज पता चलती हैं, और ये प्रायोरिटीज जिंदगी के हर शोबे में आपको नजर आती हैं। हम किताब बीनी से कितनी दूर चले गए हैं, लाइब्रेरीज कितनी तेजी से बंद हो रही हैं, लाइब्रेरीज रिप्लेस हो रही हैं, और हम इन कंप्यूटर गैजेट्स में किस कदर तेजी से गर्क होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा मैंने लगाया है यार कि ये हमारे यहाँ, मेरा घर चूंकि वहाँ पे एक्सपो सेंटर के करीब है, तो मैं हर साल 2-3 मौके पे किताबों की नुमाइश वहाँ पे लगती है। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से तेजी के साथ वहाँ जाने वालों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। तो तुम भी छोड़ दो तुम भी जानो। नहीं, बंदे घट हो तो डर लगता है। नहीं, देखो ना, हमें गालिबन इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं है। हम समझते हैं कि चलो जी अब इल्मी हासिल करना है ना, तो ये कंप्यूटर पे कर रहे हैं और मोबाइल पे कर रहे हैं। ये एक अलग बहस है, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बहस है कि किताब को किस हद तक इन कंप्यूटर गैजेट्स ने रिप्लेस कर दिया है। कुछ लोगों का ये गुमान है, कुछ लोग इस हवाले से दलाइल भी देते हैं कि नहीं जी, वही इल्म जो है वो अब मॉडर्न शक्ल में आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक दलाइल का जो पल्ला भारी है वो इस हक में ही है कि किताब अल्टीमेटली किताब। ये 3 सदी पहले सर देखो ना, मोहब्बत किताब। हाँ, मोहब्बत है ना, और क्या है, किताब आपकी, यानी साफ पता चलता है कि कौम की तरजीहात में किताब किस लेवल पे खड़ी है। अंदाजा करो कि 1990 में वतन अजीज में लाइब्रेरीज की तादाद
कुल लाइब्रेरीज की तादाद 1990 में उस वक्त भी देख लो कितने का 1500 के लगभग थी। आज पूरे मुल्क में लाइब्रेरीज की तादाद 650 है और इनमें तालीमी इदारों की लाइब्रेरी मेरा ख्याल जो 600-650 में से 90% तो तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज होंगी, बाकी कुल कितनी बचती हैं। और सिर्फ तुम तंजानिया, हमारी आबादी 22 करोड़ के लगभग है, करोड़ है, इसकी 3,500 से है। नहीं, ये आदत की बात है। अब चूंकि हम लोगों ने ये तवज्जो देना छोड़ दी है कि ये जो किताब बीनी है, ये अगर हम मोबाइल से या इल्म हासिल करना जो है, इंफॉर्मेशन लेना, ज़ाहिर है किताब भी इन्फॉर्म करती है इंसान को, इल्म देती है, वो हम मोबाइल की बजाय किताब की तरफ जाएं तो उधर भी जा सकते हैं। हम चूंकि अब अपने बच्चों को मना ही नहीं करते, जिसने ये मोबाइल इजाद किया था वहाँ के लोग जो हैं वो आज भी किताब बीनी या ये लाइब्रेरी या ये सारा कुछ जो है वो उसी तरह उससे मोहब्बत करते हैं। कुछ फर्क पड़ा है, मगर इस कदर नहीं जैसे हमारे हमारे बेड़ा ही तर गया। यही मैं कहने लगा, वो तुम्हारा खास लफ्ज है कि बेड़े ही गर्क हो गए, हमारे तो बेड़े ही गर्क हो गए ना, किताब देखने को नहीं मिलती। बाहर भी आप जाते हैं, अगर आज आप मतलब 10-15 साल पीछे चले जाएं तो आपको यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी मुल्क में आपको ट्रेन में, पार्क्स में बैठे हुए हर तीसरा चौथा शख्स जो है किताब थामे हुए किताब पढ़ता हुआ नजर आता था। आज ये तादाद गालिबन हर 8 में से एक फर्द होगा जो किताब, लेकिन हर 7-8 में से एक बंदा अगर किताब पढ़ रहा है तो इसका मतलब है किताब उस माशरे में जिंदा है। हमारे यहाँ तो किताब देखने को नहीं मिल रही और हमें इस मतलब सूरत हाल की जो संगीनी है उसका इदराक तक नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम किस फेज में दाखिल हो रहे हैं। बजाय ये कि हम अपने बच्चों को किताब की तरफ खींचते, हमारे बच्चों ने हमें मोबाइल और टीवी की तरफ खींच लिया। ये देखें, ये है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है सोर्स ऑफ नॉलेज, और हम धीरे धीरे उसके आदी होते चले। हमारे यहाँ पढ़ने वाली बुक से ज्यादा जुए वाली बुक मशहूर हो गई। बिल्कुल ऐसे। असल में वो कहते हैं ना, सरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। असल में हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि किताब से अच्छा, ये किताब से बेहतर है, कबाब से बेहतर नहीं है। गोगा जी खैर ये भी तुम हमें ज्यादती कर रहे हो, सबसे अच्छा रफीक तो बीवी होती है। हमें फजूल बात ना करो, बीवी को किताब कोई समझ रफीक लो। नहीं है किताब से। किताब को सेकंड कर लो, मगर मेरा मतलब है कि किताब जो है ना जी, जिस बंदे को ऐसे किताब पकड़ के तो पढ़ने की आदत पड़ गई, ईमान से वो लोग बाकायदा उनको नशा है। मैंने हमारे बुजुर्ग हैं गुजरांवाला में, सईद पलवान पहलवान मिला हैं, बड़े बहुत खूबसूरत इंसान, बड़े अदबी आदमी हैं। मैं ये पिछली सर्दियों उनको हमें सलाम पेश करने के लिए चला गया, तो वो ईमान से धूप में बैठे हुए अपने गराज में किताब पढ़ रहे थे। मैंने इतना मजा लिया, कहते यार यही मेरा शुगल है। अब ये इसको अगर आप आदत बना लें या शुगल बना लें तो साथ फायदा इसका काम हो ही जाएगा। देखो अपने माशरे में जो लोग किताब बीनी के आदी होते हैं उनकी पर्सनालिटी देख लो, फर्क साफ पता चल जाता है कि ये बंदा जो है किताबें पढ़ के बड़ा हुआ है और ये बंदा जो है किताब के कभी करीब से नहीं गुजरा हुआ, आपको पता चल जाता है। अच्छा, तालीमी इदारों में और ज्यादा बुरा हाल है। तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज में मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम लोग फारिग होते थे तो वो एडमिशन जाने से पहले या डिग्री लेने से पहले आपको एनओसी लेना पड़ता था, यानी आपके डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी होती थी वहाँ से, और जो आपकी यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी होती थी वहाँ से। हमारे जो रिसर्चर हैं इन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई है कि उन्होंने 2 साल पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक रिसर्च की जिससे पता चला कि 76% तालिब इल्मों का जो लाइब्रेरी कार्ड था उसमें 2 साल के दौरान कोई एक किताब इशू ही नहीं हुई थी। 2 साल के दौरान ये ब्लैंक कार्ड था। कैसर साहब, हाँ, कैसर बड़ा प्यारा आदमी है ईमान से, ऐसे शरीफ लड़के सिर्फ इस्लामियात में पास होते हैं। यार खुदा का खौफ करो, मुझे बता रहा था कि एक प्राइवेट टीवी ने एक ही वक्त में उसको 5 ड्रामों में ऑफर किए काम करने, हाँ, लेकिन 5 ड्रामों में रोल एक ही है, चुंगी मुर्रर का। यार चुंगी मुर्रर अच्छा बड़ा लीड रोल होता है। अच्छा, ऐसे बंदे दी साइकिल नूं बत्ती जरूर लगी होती है। अच्छा यार, बात किताब की हो रही है, किधर चलेगी। वैसे जुगता नहीं किताबां खराब की। मैं
جب یہ کتاب کو اور کمپیوٹر کو کمپیئر کرتے ہیں نا، موازنہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کہا نا کہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے، لیکن اس حوالے سے اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی میں ایک بڑی زبردست تحقیق ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے خیالات کو پہ مہر تصدیق سب کی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے انسان کا دماغ، انسان کا جسم جو ہے کوئی کام کرنا چھوڑ دے اور وہ اس کا عادی نہیں رہتا، اسی طرح جب انسان کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دماغ ویژولائزیشن پہ زور لگاتا ہے. اچھا جب وہ کتاب پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وہ ویژولائزیشن اور امیجینیشن وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، اس کے جو دماغ کے مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. جی جی جی، کتاب کی بڑی اہمیت ہے. یہ گوگے کے نانا ابو پروفیسر تھے. ہاں جی ہاں جی، کوئی 150 کتاب وہ فوت ہونے لے چھڑ کے گئے نے. تو گوگے دے حصے آئی ہے پراپرٹی چ. گوگے نے 150 دی کتاب دے ہوتے شکرکندی رکھ کے ہوتے کھٹا پوا کے کھا دیا. کہندہ جی نانا ابو دی لائبریری ختم کرن چ 2.5 من شکرکندی لگی. اچھا مجھے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے نانا ابو دیا کتاباں بڑیاں زبردست تھی. میں کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جنہ مرضی کھٹا پاؤ چوندہ نہیں سی. یعنی نانا ابا دی تحریر دا نہیں مزہ آیا جنہ کھٹے دا مزہ آیا. ناظرین جی ہمیں لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. کہاں سٹارٹ حالت میں دیا ہے آپ نے یہ ملک نون لیگ کے سپرد کیا تھا. اس وقت وہ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ آپ نے تباہ حال معیشت ان کے حوالے کی ہے. تو پھر نون لیگ نے ہمیں کہا تھا تو پھر اللہ نے بدلہ دے دیا نا ان کو. کیا مطلب؟ آپ پی ٹی آئی والے ان کو کہہ رہے ہیں تباہ حال دے دیا ہمیں. ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مشکلات کا شکار پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. یہ آپ نے کیوں کہہ دیا؟ ہم کون سی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ شاہ صاحب وہی جو نیب کی کاروائی. نہیں بابا، ہمیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. یہ کیس تو ہوتے رہتے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ کوئی ان جیلوں کا یا کیسوں کا نام نہیں سنا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شروع سے ہی یہ ہوتا آ رہا ہے اور ہم لوگ گھبراتے بھی نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تو اب ان کیسوں کی اسی طرح عادی ہو گئی ہے جیسے خواتین بیوٹی پارلر کی عادی ہیں. اس طرح ہماری خواتین اپنا چہرہ فریش کرنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جذبات کو تازہ کرنے کے لیے یہ جیلوں ویلوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے. تو شاہ جی پھر آپ بجائے تنقید کرنے کے آپ عدالتوں میں جائیں، اپنے کیسز لڑیں، پھر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ تو جا رہے ہیں عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں، اور کیا صبح صبح اٹھ کے دہی لینے جاتے ہیں؟ یہ ٹیلی ویژن آپ نہیں دیکھتے؟ زرداری صاحب عدالت میں ہی آئے ہوتے ہیں، ادھر کوئی بکرے خریدنے نہیں آئے ہوتے. پھر احتساب ہونے دیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارا احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تو ہو رہا ہے. ہم نے کون سا احتساب میں ہاتھ دے دیا ہے؟ ہو رہا ہے احتساب، ہوتا رہے. ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے اس میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے. سب کا ہونا چاہیے نا. پھر یہ حکمرانوں کو اپنے لوگوں کا بھی پھر احتساب کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو تیار ہے احتساب کے لیے، مگر یہ جو شور شرابہ ہے، جس طرح بچہ حجامت کروانے کے لیے تیار تو ہوتا ہے مگر تھوڑا شور شرابہ تو کرتا ہے. بالکل اسی طرح یہ شور شرابہ آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے. احتساب تو ہونا ہی ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. خاک تیار ہے. ہر کیس پہ تو آپ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جنید صاحب، جب پانی کا پہلا ڈبہ سردیوں میں اوپر ڈالا جاتا ہے تو ہو تو ہوتی ہے. یہ وہ تھوڑی بہت ہی ہو نکلتی ہے. ویسے تو ہم تیار ہیں. اب ڈبہ تو اوپر پڑ گیا ہوا ہے، اب نہانا تو ہے ہی. شاہ جی ہو کرے نا. یہ آپ سے ہو ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ایسے ہوتا ہے. نکلے گا، گالی مالی بھی نکل جاتا ہے. یہ تو ہم چونکہ جمہوریت کے قائل ہیں اس لیے اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، مگر تھوڑا بہت غصہ تو چڑھتا ہی ہے. اچھا شاہ جی آپ لوگ جمہوریت کے قائل ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس حکومت کو مدت ضرور پوری کرنے دیں گے، اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود اپنی مدت پوری نہیں کرنا چاہتی. اس کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ خود اپنا خاتمہ چاہتی. ہم تو جمہوریت کے ہی قائل ہیں. ہم تو بابا کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ پھر حکومت کے اپنی مدت پوری کرے.
मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी हरकतें, इसके वज़ारा ये बताते हैं कि हम हुकूमत पूरी नहीं करना चाहते। ये मोटरवे के ऊपर 120 की स्पीड पे सारी गाड़ियां इधर को आ रही हों, और अगर एक साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला दूसरी सिमत की तरफ से आ रहा हो, तो जाहिर है कि वो मरना चाहता है। अच्छा, तो हुकूमत खुदकुशी करना चाहती है? खुदकुशी करना चाहती है, बल्कि कर चुकी है। आप देखें ना, इन्होंने इतनी मुद्दत हो गई है इनको कुर्सियों पे बैठे हुए, माँ सिवाय दूसरों को बुरा भला कहने के इन्होंने किया क्या है। जिस तरह आप ये गोगा जी को किसी केमिस्ट्री की लेबॉर्टरी में खड़ा कर दें H2SO4 का फार्मूला तैयार करने के लिए, ये उसमें भी कोई खाने पीने की रेसिपी बतानी शुरू कर दे। इसमें हाइड्रोजन हस्बे जायका डाल दी है, और ख्याल रहे कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो फिर मिर्च तेज हो जाएगी, और जब ये H2SO4 तैयारी के करीब आ जाए तो फिर अगर इसमें प्याज काट के डाल लें तो इसकी शक्ल ही बदल जाए। उसी तरह ये अपनी हुकूमत की बात करते करते कभी पीपल्स पार्टी की बुराइयां शुरू कर देते हैं, कभी नून लीग के पीछे पड़ जाते हैं। भाई आप अपना काम करो जिसके लिए लोगों ने आपको बिठाया है। अच्छा शाह जी, ये फरमाएं कि आज आपके कायद ये बिलावल साहब ने क्या अजीब सा बयान दिया है? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद ऐसा लीडर है जो अजीब बयान नहीं देता, पूरा नाप तोल के बात करता है। नाप तोल के बयान दिए उन्होंने। उनसे पूछा गया है कि आप शादी की शेरवानी पहले पहनेंगे या वजारत उज़्मा की, तो जवाब ये मिला है कि मैं चारों सूबों में एक एक शादी करूंगा। अजीब बात है। आप इसकी डेप्थ में नहीं गए। देखें, जो सूबे में हुकूमत बनानी होती है वो भी एक तरह की शादी होती है। अच्छा। उनके कहने का मतलब ये है कि चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी, आप फिक्र ना करें। वैसे शाह जी बात आपसे कवर हुई नहीं। बात कवर हो जाती है, ये तुम नहीं सोए हुए जो कवर नहीं होते। इसको सर से कवर करें तो पांव से नंगा हो जाता है, दाएं कंधे से कवर करें तो बाएं से नंगा हो जाता है, बाएं से कवर करें दाएं से नंगा हो जाता है, पेट कवर करें तो कमर नंगी हो जाती है, कमर कवर करे तो पेट नंगा हो जाता है। चलो शाह जी बस करो, मैं ठंड लवानी है। शाह जी पेट दे इंजी जिवें मिट्टी की छोटी ट्राली लवाई। तो जुनेद साहब 1 मिनट भाई बात करने दा। बात ये है कि ये हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ये हम लोगों को बातें करते थे, अब खुद देखें उधार भी मांगते फिर रहे हैं, खैरात भी मांगते फिर रहे हैं। भाई इस तरह मांग तांग के ना कभी कोई घर चलता है ना कोई मुल्क चलता है। हाँ, हमने खुद देखा है। आपने भी मांगे तांगे से मुल्क चलाने की कोशिश की थी, नहीं चला। हमने तो बाबा इनको चलता हुआ ही दिया है, अल्लाह के फजल से स्टार्ट करके पकड़ाया है इनको। कहाँ स्टार्ट हालत में दिया है आपने? आपने ये मुल्क नून लीग के स्पुर्द किया था, उस वक्त वो लोग धाड़े मार मार के रोते थे कि आपने तबाह हाल मईशत उनके हवाले की है। तो फिर नून लीग ने हमें कहा था तो फिर अल्लाह ने बदला दे दिया ना उनको। क्या मतलब? आप पीटीआई वाले उनको कह रहे हैं तबाह हाल दे दिया हमें। ये जो भी नई हुकूमत आएगी यही कहेगी, इसी तरह के बहाने चोचले बनाएगी। भाई ये सब बातों को छोड़ के तो मुल्क चलाने की तरफ, इसकी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बातें तो चलती रहती हैं। जब और 3-4 साल बाद हमारे पास मुल्क आएगा तो हम कहेंगे कि पीटीआई ने हमें तबाह हाल दे दिया। ये सब मिलके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आप भी? अल्लाह के फजल से वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो आवाम को प्यार करती है। आवाम को छोड़े शाह जी, ये जरा दोबारा करके दिखाए जो किया था। ये वाला क्या मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार शेर का मजा लो, जिसको कहते हैं तेरे शहर से हिजरत करना, घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना। वाह वाह वाह। कैसे मुमकिन है कि फिर मुल्क संवर जाना है, झूठ को अहले सियासत ने हुनर जाना। पार्टी बदली है आदत तो नहीं बदली है, खुशगुमानी थी कि लोटों ने सुधर जाना है।
यार जुनैद, हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्यार करने वाले हमारे सारे बहन भाई दोस्त, जी जी, वो बड़ा सख्त एहतजाज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और हमारी जो साइट्स हैं शो के मुतल्लक जो व्यूज लेने वाली, कि भाई आपके शो में अगर आपका इतना अच्छा एक अदबी, एक लिटरेरी दानिश्वर बैठा हुआ है तो आप उसके इल्म से, उसके अदब से फायदा क्यों नहीं उठाते? यार उस लिटरेरी बंदे का गला खराब है आज थोड़ा सा, मैं माजरत चाहता हूं। ये तो मैंने उनको बताया है कि चूंकि हमारा कंपेयर जो है होस्ट वो कॉमेडियन है और हर बात को वो मजाक के अंदाज में लेना चाह रहा होता है, इसलिए वहां पे दानिश्वर की करे बेचारे। वो क्या कहते हैं कि गल कहती है मैनू मुंह कट ते मैं तेनू घरों कड्डा। तो बात ये है कि वो कुछ शेर व शायरी आज अगर हो जाए तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा को तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, इनकी दानिश जाग रही है। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, हाय हाय हाय, शुक्र है घोड़ा क्या सु खोता नहीं सु कहता, वरना ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਈ ਦੇ। जी जी, कॉमेडियन तो हो ही चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक शेर नजर से गुजरा है, तुम्हारी नजर कर रहा हूँ। इरशाद, इसको कहते हैं तेरे शहर से हिजरत करना, वाह, इसको कहते हैं तेरे शहर से हिजरत करना, घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना है। अरे वाह, बहुत अच्छा। घर पहुंच कर भी ये लगता है कि घर जाना है। अब परजाई घर नहीं ना होनी, जितनी देर तक परजाई ना बेइज्जती करे इन्हें महसूस नहीं होता मैं घर पहुंच गई। ए जीजी मेरा ख्याल घर बड़ा बना बैठे ने। ये भी अमीर आदमी का अलमिया होता है, अपने घर के अंदर किसी पोर्शन में जाके कह रहा होता है कि मैं यहाँ तक रहता हूँ। यार शेर का मजा लो, इसको कहते हैं तेरे शहर से हिजरत करना, घर पहुंचकर भी ये लगता है कि घर जाना। वाह वाह वाह, कैसे मुमकिन है कि फिर मुल्क संवर जाना है, झूठ को अहले सियासत ने हुनर जाना। पार्टी बदली है आदत तो नहीं बदली है, खुशगुमानी थी कि लोटों ने सुधर जाना है, वोट लेने के ये हथकंडे थे वक्त आने पर, जितने वादे थे किए सबसे मुकर जाना। यार ऐसा दानिश्वर आपने कभी देखा है? लकीर रानी सर मौत के कुएं पे जिंदगी और मौत के फलसफे को किस कदर सादा अंदाज में बयान किया है। लोग जौक दर जौक चले जाते हैं, लोग जौक दर जौक चले जाते हैं, नहीं मालूम तहे खाक तमाशा क्या है। वाह वाह, लोग जौक दर जौक चले जाते हैं, नहीं मालूम तहे खाक तमाशा क्या। वाह वाह, गोगा जी, जी बिस्मिल्लाह जी। लोग कुछ सोचते रहते हैं यही सारा दिन, नाश्ते लंच डिनर में भला खाना क्या है। रोब मत झाड़ो कि ये सूट है लंदनों आया, हम पहनते हैं हमें इल्म है लंडा क्या है। ऐसा शायर हूं कि जब चाहूं तभी शेरों में, मैं तो गौरी को भी ले आऊंगा थैला क्या। क्या थी तस्वीर में, डीपी में कुलू पतरा थी, लाइव मिलकर समझ आई कि ये धोखा क्या है। अच्छा, एक बहुत ही हस्बे हाल सादा सा शेर, कभी हीरे कभी पुखराज में ढलने वाले, कभी हीरे कभी पुखराज में ढलने वाले, हमने पत्थर भी चुने रंग बदलने वाले। जो भी पावर में हो उन लोगों में रलने वाले, जो भी पावर में हो उन लोगों में रलने वाले, मैंने देखे हैं बयानात बदलने वाले। दुबई जो भी गया पीछे यही देखा हमने, दुबई जो भी गया पीछे यही देखा हमने, पालना उसने है 10-15 है पलने वाले। गैस इतनी सी है चूल्हे में कि हांडी अंदर, 4 दिन तक ये है आलू नहीं गलने वाले। अच्छा यार ये शेर सुनो जी। मुझको मालूम न थी हिजर की ये रम्ज के तू, मुझको मालूम न थी हिजर की ये रम्ज के तू, जब मेरे पास न होगा तो हर सू होगा।
बारे वाह। ओ मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो मुझे शेर समझ नहीं आने थे। जब मेरे पास ना होगा तो हर सू होगा। अब तो मगरूर है, अफसर है रिटायर होके, फालतू शय की तरह घर में पड़ा तू होगा। तेरी बिरयानी के डोंगे में सिर्फ आलू होगा। ये रिटायरमेंट के बाद के हालात सुना रहे। तेरी बिरयानी के डोंगे में सिर्फ आलू होगा, तेरे हिस्से की मिठाई में भी मेसू होगा। सारा डब्बा मिठाई का खत्म हो जाए, मेसू बेचारा विच भजा फिर। अच्छा एक पंजाबी का शेर यार जी। साइयां वे मेरा दिल करदा मैं ढेर गमा दे ढोवा। साइयां वे मेरा दिल करदा मैं ढेर गमा दे ढोवा, जाके यार दबूए अगे कुका मार के रोवा। बारे बाद रोला तेन के मोड़े दिल ते भार नहीं रखी जांदा, मेरी गल याद रखी। छावे मैनू कांबे छिड़ दे एक स्यापा थोड़ा। छावे मैनू कांबे छिड़ दे एक स्यापा थोड़ा, टच स्क्रीन नजर ना आवे धुप्पे जदों खलोवा। बुढ़ापे के मसाइल मैं कह गया हूं जो मैंने कहा। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि जिंदगी में दो लोगों की बहुत कदर कीजिए। एक वो जिसने आपकी जीत के लिए अपना बहुत कुछ हार दिया हो, यानी बाप। वाह। और दूसरी वो जिसने आपकी हार को भी हमेशा जीत ही समझा हो, यानी आपकी माँ। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।